ये बताया गया है कि जो फीस पेएबल है मेमोरेंडम ऑफ अपील पे, जब आप किसी ऐसे फैसले के खिलाफ जो कि कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है और उस पर जो फीस पेएबल है, तो जो फीस जो पेएबल है उसको किस तरह से कंप्यूट की जाएगी कि एक तो जो अमाउंट अवार्ड की गई है और एक जो अमाउंट एप्लीलांट क्लेम कर रहा है। ठीक है, मैं इसके आप पढ़ती हूँ। The amount of fee payable under this act on memorandum of appeal against an order relating to compensation under any act for the time being enforced for the acquisition of land for public purpose shall be computed according to the difference between the amount awarded and the amount claimed by the appellant। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद अब हम सेक्शन 9 पे आते हैं। पावर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट्स एंड मार्केट वैल्यू। अच्छा, जब अदालत को ऐसा लगता है कि ये जो एनुअल नेट प्रॉफिट्स हैं या जो मार्केट वैल्यू है किसी जमीन के हवाले से, हाउस के हवाले से, गार्डन के हवाले से, जो कि सेक्शन 7 के पैराग्राफ 5 एंड पैराग्राफ 6 में मेंशन है, वो रॉन्गली एस्टिमेटेड है। ठीक है, तो फीस जो पेएबल है ऐसे दावों पे, उसको कंप्यूट करने के लिए किसी प्रॉपर पर्सन को कमीशन इशू किया जाएगा कि वो लोकल और इन्वेस्टिगेशन लोकल या कोई और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करें जो कि इस हवाले से जरूरी है और अदालत को अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। सेक्शन 9 सबको क्लियर है? If the court sees reason to think that the annual net profits or the market value of such land, any such land, house or guardian as is mentioned in section 7, para 5, 6 have been wrongly estimated, the court may, for the purpose of computing the fee payable in any suit therein mentioned, issue a commission to any proper person, directing him to make such local or other investigation as may be necessary and देयर ऑन टू द कोर्ट। अच्छा जी, सेक्शन 10 में अब उसकी फर्दर कंटिन्यूस है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और रिजल्ट सबमिट कर दिया जाता है अदालत को, और अगर अदालत को फिर भी वो सेटिस्फाइड है कि जो नेट प्रॉफिट्स हैं, मार्केट वैल्यू वो रॉन्गली एस्टिमेट किए गए हैं, तो अगर एस्टिमेशन एक्सेसिव होगी तो डायरेक्शन वो अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए वो हुक्म देगा कि जो एक्सेसिव पे कर दी गई है ना उसको आप रिफंड कर लें, और अगर एस्टिमेशन अगर इनसफिशिएंट है तो प्लेंटिफ से रिक्वायर करेगा कि वो एडिशनल फीस पे करे। ठीक है, जो कि एक्चुअली पेएबल है उस मार्केट वैल्यू के हवाले से और नेट प्रॉफिट्स के हवाले से। ठीक है, और जब तक ऐसी सूरत हाल में आप एडिशनल फीस पे नहीं करेंगे तो दावे को स्टे कर दिया जाएगा, और अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम अगर एडिशनल फीस आप पे नहीं करते तो क्या होगा, आपका दावा डिसमिस हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 11 है प्रोसीजर एंड सूट्स फॉर मीन प्रॉफिट्स और अकाउंट व्हेन अमाउंट डिक्रीड एक्सीड अमाउंट क्लेम्ड। अच्छा, जब मीन प्रॉफिट्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आप मीन प्रॉफिट्स का दावा करते हैं या अकाउंट्स का दावा करते हैं और वो एक्सेसिव मतलब प्रॉफिट्स एक्सीड करके उसकी बजाय जितनी की अमाउंट क्लेम की गई थी, मतलब आपका मुनाफा ज्यादा है, ठीक है, एक डिफरेंस आ गया, तो उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए डिग्री को उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा कि जितनी फीस एक्चुअली पेएबल है ये जितनी देनी चाहिए। ठीक है, वो जब तक आप वो उसको आप पहले आपको अदा करनी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर के पास। अगर आप जब तक वो नहीं करोगे तो फर्दर एग्जीक्यूशन उसकी रोक दी जाएगी जब तक कि एक्चुअल अमाउंट आप पे ना कर दो। ठीक है, तो एडिशनल फीस अगर पे नहीं की जाएगी तो दावा डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, ये मैं जरा पढ़ती हूँ इसको। सबसेक्शन 1, in suits for mean profits or for immovable property and mean profits or for an account, if the profits or amount decreed are or in excess of the profits claimed or the amount at which the plaintiff valued the relief sought, the decree shall not be executed until the difference between the fee actually paid and the fee which would have been payable had the suit comprised the whole of the profits or amount so decreed shall have been paid to the proper officer। ये पहला सबसेक्शन 1 सबको क्लियर है? मतलब जितना आपने अपने रिलीफ जो आप चाह रहे थे ना अदालत से, उसकी वैल्यूएशन जितनी आपने बताई है उससे ज्यादा ही एक्सीड कर गई अमाउंट, तो फिर अदालत ये कहेगी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना कि जितनी आपने पे की और जितनी पेबल बनती है जो कि पूरे प्रॉफिट्स या होल ऑफ द अमाउंट पर मुश्तमिल है, पहले आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको पे करें प्रॉपर ऑफिसर को, फिर ये डिक्री किया जाएगा। ठीक है, वेयर द अमाउंट ऑफ मेन प्रॉफिट्स इज लेफ्ट टू बी असर्टेन in the course of the execution of decree, if the profits so ascertain exceed the profit claimed, the further execution of the decree shall be stayed until the difference between the fee actually paid and the fee which would have been payable had the suit comprised the whole of the profit so ascertain is paid. If the additional fee is not paid within such time as the court shall fix, the suit shall be dismissed। अब दोनों सबसेक्शन या दो पैराग्राफ्स में फर्क इतना ये है कि पहले में कहा गया है कि जैसे कि मैंने एक वैल्यूएशन खुद से बता दी कि भाई इसकी इतनी वैल्यूएशन है, ठीक है, और इतना मुनाफा है, लेकिन वो कुछ ज्यादा एक्सीड कर गया है प्रॉफिट जो एक्चुअल है, तो जितनी पे आपने की है और जितनी पेएबल है उस डिफरेंस को कम्यूट करके
उसका फिर अदालत आपसे कहेगी कि भाई आप ये जो फीस पेबल बनती है ना, आप इसको प्रॉपर ऑफिसर को अदा करेंगे तो ये डिक्रीड होगा। ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ में ये कहा गया कि जब मेन प्रॉफिट्स की जो अमाउंट है ना वो डिग्री की एग्जीक्यूशन में सर्टेन होनी है, तो अगर तो फिर अमाउंट एक्सीड कर गई है तो डिग्री की एग्जीक्यूशन उस वक्त तक रोक दी जाएगी जब तक कि आप सर्टेन अमाउंट पे ना कर दें। अगर आप एडिशनल फीस पे नहीं करेंगे तो अदालत क्या करेगी, दावे को डिसमिस कर देगी। पहले दो पैराग्राफ सबको समझ आ गए? अपनी वर्डिंग में इसको याद कीजिएगा वरना ये याद नहीं होना। अच्छा जी, सब सेक्शन 2, रिफंड वेयर अमाउंट डिक्रीड इज लेस देन अमाउंट क्लेम। Wherein any such suit as is referred to in subsection 1, the court fee paid is found to be in excess of the amount of fee which would be payable if the suit had been valued at the amount decree, the decree holder shall be entitled to the refund of the excess of court fee paid by him. अगर जिस दावे का इसमें जिक्र किया आपने एक्सेसिव अगर कोर्ट फी पे कर दी है ना, तो डिग्री होल्डर इंटाइटल्ड है कि जो एक्सेस ऑफ द कोर्ट फीस है ना वो रिफंड कर सकता है जो उसने अदालत में पे कर दी है। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 12। ये सेक्शन 8 से लेके 11 तक ये पूरा एक खलासा पेश कर दिया सेक्शन 12 में कि भाई जब ये सवाल उभरता है कि कितनी फीस चार्जेबल है किसी प्लेंट पे या मेमो ऑफ अपील पे, तो ये इस बात का फैसला कौन करेगी, जिस अदालत में आपने वो सबमिट किया है, और उसका जो फैसला होगा वो पार्टीज के दरमियान फाइनल होगा। Every question relating to valuation for the purpose of determining the amount of any fee chargeable under this chapter on a plaint or memorandum of appeal shall be decided by the court in which such plaint or memorandum as the case may be is filed, and such decision shall be final as between the parties to the suit. अब 2 क्लॉज में एपलेट फॉरम की बात की है कि एपलेट फॉरम को भी ऐसा लगता है कि रेवेन्यू की डेट्रीमेंट में, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से रॉन्गली एस्टिमेट हो गया ये क्वेश्चन, तो अगर ये पार्टी से रिक्वायर किया जा सकता है कि अगर एडिशनल फीस पेएबल है तो आप उसको पे करो। ठीक है। और इस सिलसिले में सेक्शन 10 का पैराग्राफ 2 एप्लीकेबल होगा। But whenever any such suit comes before a court of appeal, reference or revision, if such court considers that the said question has been wrongly decided to the detriment of the revenue, it shall require the party by whom such fee has been paid to pay so much additional fee as would have been payable had the question been rightly decided, and the provision of section 10 para 2 shall apply. मतलब वो पैरा अगर हम सेक्शन 10 का पीछे कंपैरिजन करें तो उसमें यही है ना कि अगर एक्सेसिव पे कर दिए तो रिफंड कर दो, इनसफिशिएंट है तो एडिशनल फीस पे करो, नहीं पे करोगे तो फिर दावा डिसमिस हो जाएगा। ठीक है। वही सेम चीज इस पे एप्लीकेबल होगी। अच्छा, उसके बाद रिफंड वाले सेक्शंस आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। सेक्शन 13, रिफंड ऑफ फी पेड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। अच्छा, अगर कोई अपील और प्लेंट लोअर कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया है, ऐसे ग्राउंड्स जो कि सीपीसी में प्रोवाइडेड है, और उसके वाले से हुक्म दिया जाता है कि दोबारा से इसको सुना जाए सेकंड डिसीजन के लिए, और ये हो सकता है कि अपील में रिमांड हो गया। हाँ जी मैम, ये मेमोरेंडम का वर्ड क्यों यूज किया जाता है इसके साथ अपील के? जो इंडेक्स होता है ना, पिटीशन होती है, उसके पहला वाला सफा, तो उसको कलेक्टिवली हम मेमो ही बोलते हैं। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस वो एक इंडेक्स ही है, और साथ जो पिटीशन लगी है हम उसे मेमो ही बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 13 हम पढ़ रहे थे, रिफंड ऑफ फी पेड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। अच्छा, अगर कोई अपील और प्लेंट रिजेक्ट हो गई है लोअर कोर्ट की तरफ से, कोई भी ग्राउंड जो कि सीपीसी में प्रोवाइडेड है, अगर उसे हुक्म दिया जाता है कि इसको रिसीव किया जाए, या अपील में अगर सूट रिमांड हो जाता है, ठीक है, रिमांड की जो ऑर्डर है, ऑर्डर 41 रूल 23 है, इसमें गलत लिखा हुआ है, अब बुक में देख लीजिएगा। ऑर्डर 41 रूल 23 है फर्स्ट स्केड्यूल का, कि सेकंड डिसीजन के लिए मंगवा दिया जाता है, तो जो एपलेट कोर्ट है वो एपिलांट को सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकती है कि ये जो आपने अमाउंट पे कर दी है ना, ये आप कलेक्टर से रिसीव कर लें वापस। ठीक है। अच्छा, अब मजीद प्रोवाइजो में ये बताया गया कि अपील में जो केस रिमांड हुआ है, अगर वो रिमांड का जो ऑर्डर है वो होल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर के हवाले से नहीं है, तो जितना सर्टिफिकेट में मेंशन होगा उतनी ही फीस आप वापस ले सकते हैं कलेक्टर से। ठीक है, उससे अजाफी आप नहीं ले सकते। उसके बाद सेक्शन 14 पे आते हैं, रिफंड ऑफ फी ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन देते हैं जजमेंट की रिव्यू के लिए, ठीक है, चाहे वो डिग्री के आपने 19 डेज के अंदर 19 डे को दिया है 19वें दिन, या फिर उसके बाद दिया है,
तो अनलेस एंड अनटिल अगर एप्लीकांट की गलती डिले की वजह से नहीं है तो वो डिस्क्रिशन है उसकी कि वो ग्रांट कर सकती है कि सर्टिफिकेट देके कि भाई आप कलेक्टर से ये जो एक्सेसिव फी पे की है ना, ये आप उससे दोबारा से रिफंड कर लें, उसे कलेक्टर से ले लें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? 14 समझ आ गए? जी मैम। Section 15, refund where court reverses or modifies its former decision on the ground of mistake। अच्छा, जहां पर रिव्यू की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है और रीहेयरिंग पर रिवर्स कर देता है फैसला, मॉडिफाई कर देता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो सर्टिफिकेट के लिए वो एंटाइटल्ड होगा, जो कि अदालत उसे ऑथराइज करेगी कि कलेक्टर से जो आप एक्सेसिव जो आपने पे किया ना वो आप उससे वापस ले लें। ठीक है, लेकिन इसमें मजीद ये कहा गया है कि उस ये जो सेक्शन है ना, ये इंटाइटलशिप ये एम्पावर नहीं करता एप्लीकांट को कि भाई जहां पर रिवर्सल और मॉडिफिकेशन सिर्फ इस वजह से हुई है कि ओरिजिनल हेयरिंग में फ्रेश एविडेंस दी गई है, मतलब कि एडिशनल एविडेंस दी है, उस वजह से अगर रिवर्सल और मॉडिफिकेशन हुई है तो इसके तहत वो एप्लीकांट इंटाइटल्ड नहीं है कि उसे सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 17 पे आ जाए, मल्टीफेरियस सूट। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? जी मैम। अच्छा, जब किसी दावे में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं तो उसका फिर कैसे चार्ज किया जाएगा, उसका एग्रीगेट निकाला जाएगा। ठीक है, और वो इसी तरह से प्रिज्यूम किया जाएगा कि अगर आप सेपरेटली भी मांगते ना तो इतनी उस पर फीस पेएबल बनती थी, उसका एग्रीगेट उसके लिए आप लायबल होगे कि आप उसको अदा करें। ठीक है, अब इस सेक्शन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि उसको ये बार करे जो कि पावर्स कन्फर की गई है सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी के तहत। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। सेक्शन 19 पे आ जाए। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कोर्ट फीस से एग्जेम्प्टेड है। अब इसमें कौन सा आता है? एक पावर ऑफ अटॉर्नी आता है इंस्टीट्यूट, दावे को इंस्टीट्यूट करने के हवाले से और डिफेंड करने के हवाले से, या रिटन स्टेटमेंट है जो फर्स्ट हियरिंग के बाद अदालत की तरफ से कॉल की गई है, या फिर प्रोबेट ऑफ विल है, ये इसका 8 क्लॉज बन रहा है इसमें, प्रोबेट ऑफ विल है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर अगर सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है, ये सिंध रेगुलेशन, ये बॉम्बे नहीं है, आपकी नई बुक्स में सिंध रेगुलेशन एक्ट लिखा होगा 1827 के तहत। मैं दोबारा से बोलती हूँ कि अगर प्रोबेट ऑफ विल है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेटर्स हैं, या सर्टिफिकेट अगर सिंध रेगुलेशन एक्ट 1827 के तहत दिया गया जिसमें प्रॉपर्टी की मालियत 1000 से एक्सीड नहीं कर रही, तो इस पे भी कोर्ट फीस चार्ज नहीं की गई। या फिर अगर आप रेवेन्यू अथॉरिटीज को एप्लीकेशन देते हैं कि कोई सेटलमेंट का मामला है रेवेन्यू और लैंड रेवेन्यू के हवाले से, या फिर लैंड की असर्टेनमेंट का मामला है, ठीक है, या उसी से रिलेटेड दूसरे मामला आते हैं जैसे कि राइट्स की डिटर्मिनेशन करनी है, इस हवाले से जो एप्लीकेशन दी जाएगी कलेक्टर को, ये दूसरे ऑफिसर्स को जो कि इस तरह का काम सर अंजाम दे रहा है, उसको भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। या फिर अगर आपने इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन दी है जो कि गवर्नमेंट की बिलोंगिंग है, उस पर भी नहीं लगेगी। या आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि कल्टीवेशन को एक्सटेंड कर दिया जाए या लैंड रिलिंक्विश करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पर भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। या आप सर्विस ऑफ नोटिस देना चाह रहे हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड पे, या रेंट इनहांस करने के लिए एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, उस पर भी नहीं लगेगी। या रिटर्न अथॉरिटी दी जा रही है एजेंट को कि वो डिस्ट्रेन कर ले, मतलब अटैच करे, उस पर भी नहीं लगेगी। या पहली दफा एप्लीकेशन आपने दी है विटनेसेस को समन करने के लिए ऐसे किसी बंदे को कि वो अपेयरेंस दे, एविडेंस दे या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, बेल बॉन्ड्स पे, रिकग्नाइजेंस पे, कि रिकग्नाइजेंस जो आपने लिया है प्रोसिक्यूट करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए, वो पर्सनल अपेयरेंस दे, इन पे भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। ठीक है, या प्रिजनर जो कि अंडर डिटेंशन है, अदालत की हवालगी में है, उसकी तरफ से पिटीशन आती है, उस पर भी नहीं लगेगी। या कंप्लेंट अगर पब्लिक सर्वेंट की तरफ से आई है, या टिम्बर को कट करने के लिए परमिशन सीख की आपने एप्लीकेशन के थ्रू, या कोई अमाउंट है मनी है जिसकी पेमेंट चाह रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूएबल है एप्लीकांट को, या फिर आगे इसमें म्यूनिसिपल टैक्स के खिलाफ अपील की पटिशन है, या फिर इसमें एक्विजिशन ऑफ द लैंड के खिलाफ जो कॉम्पनसेशन का कोई क्लेम है, ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के तहत कोई पटिशन है। तो इन तमाम सूरतों में क्या होगा कि कोर्ट फीस के तहत चार्जेबल नहीं किया जाएगा। ये तकरीबन मेरे मुताबिक तो 16 बन रहे हैं मैटर्स। अच्छा जी, उसके बाद आप सेक्शन 20 पे आ जाएं। सेक्शन 20 में रूल्स प्रिस्क्राइब हैं कि जो प्रोसेसेस इशू किए जाते हैं उसके हवाले से जितनी जल्दी हो
मतलब कि एज सून एज पॉसिबल हाई कोर्ट रूल्स फ्रेम करेगी। किस हवाले से कि जो कोर्ट फीस प्रोसेसेस हैं, सॉरी जो प्रोसेस फीस की सर्विंग और एग्जीक्यूशन करवानी है, चाहे वो एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में अदालत ने इशू किया है, सिविल कोर्ट्स आती हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स तो अब निकाल दिया गया इसमें, या जो फीस चार्जेबल है प्रोसेसेस को सर्व और एग्जीक्यूशन करने के लिए जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स की तरफ से इस्टेब्लिश किए गए हैं उन पर, या ऐसे पीएनस या जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं प्रोसेस की सर्विंग के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए, उनको रेम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा। तो हाई कोर्ट वक्तन फोक्तन क्या करेगी, इन रूल्स को ऑल्टर करेगी या इसमें एडिशन करेगी। ठीक हो गया। अच्छा बाकी इसमें ठहरे, हाँ यहीं पर प्रोवाइडेड है। अच्छा ये जो रूल्स हैं, ये जो ऑल्टर्ड रूल्स हैं, ये एडिशन इसमें जो कंफर्म जब तक ना कर ली जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश रूल्स है ना वही समझे जाएंगे कि यही फीस लेविएबल है, यही फीस इम्पोज की जाएगी। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 20A भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पशन फॉर सर्टेन प्रोसेसेस। अच्छा अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूशन जो की गई है वो पब्लिक ऑफिसर ने कंप्लेंट की है, उस पर अगर कोई प्रोसेस इशू करना है ना, इस पे कोई प्रोसेस फीस का चार्ज लिया जाएगा, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत अगर कोई लिक्विडेटर या आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है उस पर भी प्रोसेस के लिए फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए डिटरमिन करेगी कि इस सेक्शन के तहत कौन सी पब्लिक ऑफिसर्स आते हैं जो कि जिन्हें प्रोसेस के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 21 में बताया गया टेबल ऑफ द प्रोसेस फी, एक तो इंग्लिश में और जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज है, वर्नैक्युलर लैंग्वेज जो लोकल जुबान होती है उसमें एक लिस्ट अवेजा कर दी जाएगी अदालत के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे, ताकि आप ये देख सकें कि कितनी फीस चार्जेबल है सर्विस के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। अच्छा मैम यहाँ यहाँ तक पे क्लियर है तो सबको? जी मैम क्लियर है। ये प्रोसेस का मीनिंग क्या बनता है? प्रोसेस जो तामील करवानी है, ये जो समझ नहीं जाते हैं इसकी हाँ जी तलब मैम। के लिए जो तामील के नंदे जाते हैं, ये प्रोसेस जी के तहत ही आता है ना, जी ठीक इसी हो को हम गया। कहते हैं ना सर्विंग ऑफ प्रोसेस। तो बेसिकली आप रूल्स पढ़ रहे हैं कि पहले 20 में तो आपने पढ़ा ना कि रूल्स प्रोवाइड करेगी हाई कोर्ट, उसके बाद 20A में बताया गया कि कुछ सर्टन ऐसे प्रोसेसेस है जिसपे फीस लेविएबल नहीं है। ठीक है। फिर 21 में आपने पढ़ा कि प्रोसेस फीस की जो टेबल वो एक लिस्ट है ना जो वो लगा दी जाएगी। ठीक है। ओके मैम। शैल बी एक्सपोज टू व्यू। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा ये एक दफा क्वेश्चन आया है, ये तकरीबन 2020 में शायद आया था, मोड ऑफ लेविंग फीस। अच्छा जो फीस चार्जेबल है ना, सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट के तहत जो भी फीसेस चार्जेबल हैं उसे आप स्टैम्प्स के जरिए कलेक्ट करेंगे। अब वो स्टैम्प्स इम्प्रेस्ड होंगे और एडहेसिव होंगे, तो जैसे ऊपर चिपका होता है ना एक लेबल लगा होता है, इससे यही मुराद है, और जिसके हवाले से प्रॉपर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में वक्तन फोक्तन। ठीक है। अब 27 में रूल्स बताए गए हैं, रूल्स फॉर सप्लाई नंबर रिन्यूअल एंड कीपिंग अकाउंट ऑफ स्टैम्प्स। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करेगी कि कौन से स्टैम्प्स हैं जिनको सप्लाई करना है जो कि इस्तेमाल होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ स्टैम्प्स जितने इस्तेमाल होने हैं जिन पे फीस चार्जेबल है उसके लिए इस्तेमाल करना है, अगर कोई डैमेज स्पॉइल्ड स्टैम्प है उसकी रिन्यूअल का मामला, और उसके हवाले से जो अकाउंटिंग हिसाब किताब देना है इसके रूल्स फ्रेम किए जाएंगे। फिर अगर ऐसा कोई स्टैम्प जो हाई कोर्ट में इस्तेमाल होता है तो उसके हवाले से जो रूल फ्रेमिंग होगी ना वो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट की कॉन्फ्रेंस से होगी। ठीक है। ये तमाम जो रूल्स हैं ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिए जाएंगे और इन्हें फोर्स ऑफ लॉ हासिल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 28 है स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट्स इन एडवर्टेंटली रिसीव्ड। अच्छा जनरल रूल ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि इस पे स्टैंप की बीरिंग हो, अगर उस पे स्टैंप की बीरिंग नहीं है तो वो वैलिडेट नहीं हो सकता जब तक कि वो प्रॉपरली स्टैंप ना हो जाए। लेकिन अगर गलती से इनएडवर्टेंटली वो डॉक्यूमेंट फाइल हो जाता है या अदालत में इस्तेमाल हो जाता है, तो जैसे ही प्रिजाइडिंग अथॉरिटी हेड ऑफ द ऑफिस की ये नोटिस में आता है तो इसको कहा जाता है कि इसको प्रॉपरली स्टैम्प किया जाए। तो जब प्रॉपरली स्टैम्प कर दिया जाता है तो सेम वैलिडिटी होती है कि जैसे फर्स्ट इंस्टांस में इसको प्रॉपरली स्टैम्प किया गया। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 29 है अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा जब कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ इसलिए अमेंड हुआ है कि कोई मिस्टेक को करेक्ट करना है और उसके ताकि उससे ओरिजिनल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज के मुताबिक उसे कंफर्म किया जा सके, तो उसके लिए फ्रेश स्टैम्प इम्पोज करना जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 30
कैंसिलेशन ऑफ स्टैंप पे बताया गया कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि इस पे स्टैंप लगी हो, तो जब तक वो कैंसिल ना हो जाए आप उसे फाइल भी कर सकते हैं अदालत की प्रोसीडिंग्स पे, और उस पर कंप्लाइंस भी हो सकती है। अच्छा, जब इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं ना कैंसिलेशन के लिए, तो फौरी तौर पर उसकी जो कैंसिलेशन है वो इस तरह से होगी कि जो ऑथराइज ऑफिसर है, जिसे हम कैंसिलिंग अथॉरिटी कहेंगे, वो जो एक सितारा क्रीसेंट और स्टार बनाता है उसको पंच आउट कर दिया जाएगा, सिर्फ उतना हिस्सा रहने दिया जाएगा जिस पे वैल्यूएशन दी गई है, और जो पंच आउट वाला पोर्शन है उसे जो अलहदा कर दिया गया उसको बर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। और याद रहे कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था सेक्शन 30 कैंसिलेशन ऑफ स्टैंप के हवाले से, हमने चैप्टर 1 का जो पार्ट बी है उसका पैरा 7 पढ़ा था, और चैप्टर 4 का जो पार्ट सी है वो तमाम केसेस एन्यूमरेट करता है कि जिसमें आप कैंसिलेशन सीख कर सकते हैं या अफेक्टिव हो सकती है। कुछ शायद आपने पढ़ा होगा तो याद, जिन्होंने क्लास ली उनको लाजमी पता होगा, या इकट्ठा करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। उसके बाद सेक्शन 33 है एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर विच प्रॉपर फी हैज नॉट बीन पेड। अच्छा, जब आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं क्रिमिनल कोर्ट में, लेकिन प्रिजाइडिंग जज को ये लगता है कि इससे अगर इस पे आप प्रॉपर फीस पे जब तक नहीं की जाएगी तो जस्टिस ऑफ फेलियर होगा, तो उसकी प्रोहिबिट किया जा सकता है कि पहले आप इसको प्रॉपरली फीस पे करें, तभी ये एग्जीबिटर फाइल हो सकता है, अदरवाइज रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 है। 35 में भी अमेंडमेंट आई है जिसमें ये बताया गया कि जो एक मिनट, गवर्नर है पंजाब, जो गवर्नर है पंजाब का, उसने जो 25 ऐसे केसेस जिसमें वैल्यूएशन ऑफ द सूट अगर 25,000 तक है ना, तो चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट्स के अंडर आ रहा है, सिविल कोर्ट्स के अंडर आ रहा है या क्रिमिनल केसेस के अंडर आ रहा है, उसमें फीस रिमिट कर दी जाएगी, कैंसिल मतलब कि फीस ली नहीं जाएगी। ये जिनके पास अमेंडमेंट है वो देख लें, इसमें मेंशन नहीं है, आपकी बुक्स में शायद मेंशन होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ चार्ट्स में से कुछ ऐसी आपने मैटर्स पढ़ने हैं कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इस पे प्रॉपर फीस कितनी चार्जेबल है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप खुद से देख के ना उसको एक रट्टा लगा लें। सही है, और जो सेक्शन 7 है ना, सेक्शन 7 का ना मैं एक पेज भेज रही हूँ ग्रुप में। ठीक है, वो भी एक तरह से रट्टा ही है कि उसके साथ मतलब सेक्शन 7 में ये बताया जा रहा है ना कि सर्टन सूट्स में कितनी फीस पेएबल है, वो कैसे कंप्यूट की जाएगी। तो जनरल रूल तो ये है ज्यादातर सब में कि जितनी अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं, ये जितनी मार्केट वैल्यू उस टाइम बन रही है, ठीक है, ये जितनी उसकी वैल्यूएशन है जब आपने दावा दायर किया है, ये ज्यादातर जनरल रूल है। लेकिन कुछ चीजों के हवाले से कहा गया है कि 10% या 15% बढ़ेगी, तो ये मैं आपको पेज भेज देती हूँ, आप उधर से ना रटा लगा लें। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट फिर एक रीडिंग ही होगी। ये अब आपका कोर्ट फीस ठीक इतना आप तैयारी कर लेंगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो चार्ट भी भेज देती हूँ, काफी है इतना। हाँ जी अब आप इसको रिवाइज कर लें। अब जो नेक्स्ट स्केड्यूल है ना, तो वो फिर मैं आपको बता दूंगी कि क्या कल के लिए इंक्लूड करना है। अब आज जो हमने पढ़ा है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि